आज ये सेकंड पार्ट है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, यानी कि प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी धन के लिए युद्ध। तो आप अपना पेज नंबर देखिए 18। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18 से। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स यानी प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्ति डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू। प्रशस्ति जो है उनमें जो डिटेल लिखी गई है, यानी प्रशस्तियों के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको बिल्कुल सच नहीं कह सकते, बट दे टेल अस रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज valid, victorious, various, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो लिखे गए हैं प्रशस्तियां, उसमें हमको ये पता लगता है कि जो राजा थे वो खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। किसी शूरवीर की तरह दर्शाना चाहते थे, विजयी योद्धा की तरह दर्शाना चाहते थे। तो ये हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in administration. ये जो प्रशस्तियां लिखी गई थी उसकी रचना जो विद्वान ब्राह्मण थे उनके द्वारा की गई थी, और वो ब्राह्मण जो थे वो अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। King often rewarded Brahmins by grant of land. जो राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण को भूमि जो है एक प्राइज के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे उसको क्या देते थे, भूमि देते थे, अनुदान करते थे, यानी अपनी तरफ से कोई लैंड का उसको ग्रांट करते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और ये एक रिकॉर्डेड हुआ करता था किस पे, ताम्र पत्रों पे, जो कि वो ताम्र पत्रे किनको दिए जाते थे, जिनको दी जाती थी, यानी भूमि पाने वालों को वो ताम्र पत्र लिखे जाते थे और उस पे रिकॉर्ड रहता था इस चीज का कि कौन से राजा द्वारा दी गई है और क्या चीज उनको दी गई है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. यानी कि जो 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ी संस्कृत में काव्य की रचना की गई थी, यानी काव्य एक रचा गया था 12वीं शताब्दी के अंदर, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। It was composed by an author named Kallan, और इसकी जिसने रचना की थी उसका नाम था कल्लन। He used a variety of sources. उसने कई तरह के स्रोतों का प्रयोग किया था, including inscription, documents, eyewitness accounts and earlier stories to write his account. उसने कई तरह के स्रोतों का प्रयोग किया था, जैसे कि शिलालेखों का, दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों का और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का उसने प्रयोग किया था। Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about ruler and their policies. यानी प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। वॉरफेयर फॉर वेल्थ यानी कि धन के लिए युद्ध, ये हमने कई बार पढ़ा है कि एक राज्य जो होता है वो दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है, वहां पे लूट करता है, यानी कि जो भी धन होता है और जो कीमती वस्तुएं होती है उसको वो लोग अपने साथ ले आते हैं या फिर उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, जो हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है ये। इसमें हम देखेंगे कि you may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. यानी कि आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इनमें से प्रत्येक शासक का जो राजवंश है, राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, यानी कि
और इसके साथ साथ ही वो अपने क्षेत्र के साथ साथ ही दूसरे क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता था और उसका हमेशा प्रयास करता रहता था। वन particular prized area was the city of Kannauj in the गंगा वैली। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। For centuries, ruler belonging to the Gujarat, Pratihar, Rashtrakoot and Pal dynasty fought for control over Kannauj। जो कन्नौज था, कन्नौज हमने पढ़ा है गंगा घाटी में एक कन्नौज नगर था, वहां पे मतलब अपना नियंत्रण पाने के लिए तीन जो राजवंश है, एक तो है गुर्जर प्रतिहार, एक है राष्ट्रकूट और पाल राजवंश, ये तीनों ही आपस में लड़ती थी और इनके बीच में युद्ध हुआ करता था। किस लिए? ताकि वो कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार जमा सके। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the triple struggle। यानी कि ये जो युद्ध था इसके अंदर तीन पार्टियां मौजूद थी, यानी कि तीन राजवंशों द्वारा इसके लिए युद्ध किया जाता था और उनके बीच में संघर्ष रहता था। इसलिए जो इतिहासकार है उन्होंने इसका एक नाम दिया गया जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, ट्रिपल स्ट्रगल। As we will see, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए जो बिल्डिंग और जो बड़े-बड़े मंदिर थे उनका निर्माण करवाते थे। So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich। जो राजा हुआ करते थे जब वो दूसरे राज्य पे अपना मतलब अधिकार जमाते थे और उनके लिए युद्ध करते थे, तो उनका जो मेन टारगेट होता था वो क्या होता था? कोई ना कोई मंदिर होता था जो कि बहुत ही धनवान हो, यानी कि वहां पे बहुत ही कीमती वस्तुएं उनको मिले। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5 और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी जो कि चैप्टर 5 में है। वन ऑफ द बेस्ट नोन टू सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद इन गजनी। इसके जो सबसे अच्छा एक उदाहरण है इसके लिए वो है सुल्तान मोहम्मद जो कि गजनी अफगानिस्तान से थे। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, यानी कि उसने जो शासन किया था 997 से लेकर 1030 तक किया था। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने जो अपना अधिकार जमा रखा था वो मध्य एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम एरिया पे भी उसने अपना अधिकार जमा रखा था। He reigned to subcontinent almost every year. His target were wealthy temples। उसके जो टारगेट रहते थे, जो उपमहाद्वीप में उसने कई समय तक शासन किया और उसका जो मेन मतलब उसने जो दूसरे राज्यों पे हमला किया था उसका सबसे बड़ा टारगेट क्या होता था? जो धनवान जो मंदिर होते थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद carried away from was used to create a splendid capital city at Ghazni। यानी कि जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने जो धन उठा ले जाते थे, यानी कि जो भी धन उन्होंने लूट लिया होता था उसका वो बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करते थे। Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people। He entrusted a scholar named Al-Burani to write an account of the subcontinent। जो सुल्तान मोहम्मद थे उसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस
दिस अरेबिक वर्ड नोन एज द किताब उल हिंद, ये जो अरबी भाषा में ये काम किया गया था, जो किताब लिखी गई थी उसको नाम दिया गया था किताब उल हिंद। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, जो कि आज के इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उसने संस्कृत के कई विद्वानों के साथ भी परामर्श किया था। अदर किंग हु engaged in warfare included the Chahman, later known as the Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। बाद में ऐसे ही कई युद्ध जो लड़े गए थे वो चहमान के द्वारा लड़े गए थे, जिसको हम चौहान के नाम से भी जानते हैं। वो लोग अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे अजमेर और दिल्ली में भी। They attempt to expand their control to the west and the east, वो अपना नियंत्रण जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी एरिया में भी बनाए रखना चाहते थे। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahdwas of western उत्तर प्रदेश। इसके लिए उनको टक्कर लेनी पड़ी थी, किससे? जो चालुक्य थे गुजरात के और जो गहड़वाल थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनसे उनको टक्कर लेनी पड़ी थी। द बेस्ट नोन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, जो सबसे लोकप्रिय जो चौहान राजा थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 but lost to him the very next year in 1192। ये जो राजा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उन्होंने युद्ध लड़ा था किससे? अफगान के जो शासक थे सुल्तान मोहम्मद गौरी से 1191 में, तब उनको जीत मिली थी पृथ्वीराज को। लेकिन उसके ही अगले साल 1192 में इनका फिर से युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। From उरेयूर टू तंजावुर, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उरेयूर से तंजावुर तक। Who did the Cholas rise to power, यानी कि जो चोल राजवंश है वो सत्ता में किस प्रकार आया था? A minor chiefly family known as the Muttiyar had power in the Kaveri Delta। उस समय एक छोटे से मुखिया परिवार के जो लोग थे, जिसे मुट्टियार कहा जाता है, वो लोग कावेरी के डेल्टा पर उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया था। They were subordinate to the Pallav kings of कांचीपुरम, और ये लोग अधीनस्थ थे पल्लव राजवंश के। पल्लव जो राजा थे उनके, जो कि पल्लव राजा कहाँ के थे? कांचीपुरम के, उनके ये लोग अधीनस्थ थे। Vijayalay, who belonged to the ancestral chiefly family of the Cholas from Uriyar, captured the delta from the Muttiyar in middle of the 9th century। उरियार के जो चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हरा दिया था और इस डेल्टा पे कब्जा कर लिया था। He built the town of Tanjavur and a temple of goddess निशुम सुदिनी। उसने तंजावुर शहर की स्थापना करी, इसको बसाया था, और उसके साथ साथ ही उन्होंने जो गॉडेस, जो एक देवी है निशुम सुदिनी, इनका मंदिर भी बनवाया था। The successor of Vijayalay neighboring region and the kingdom grew in size and power। जो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने अपना जो पड़ोसी इलाका था उसको जीता और अपने राज्य का विस्तार किया। राज्य के विस्तार के साथ साथ उनकी जो शक्ति थी उसका भी विस्तार किया। The Pandyas and the Pallav territory to the south and the north were made part of this kingdom। जो पांड्या और जो पल्लव थे उनके जो इलाके हैं दक्षिण और पूर्वी एशिया, वो भी इनके राज्य का एक पार्ट बन गया था, हिस्सा बन गया था, यानी कि वहां पे भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। राजराजा फर्स्ट
एरिया। बाद में जो राजराजा प्रथम है वो एक सबसे पावरफुल चोल शासक माना गया था, जिसने 985 यानी कि 985 में अपना जो नियंत्रण था वो इन्हीं एरिया पे कर लिया था और उसका जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। He also recognized the administration of the empire, यानी कि वो जो इसका जो क्षेत्र था, उसका जो साम्राज्य था, उसका प्रशासन भी उसने संभाला था। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट continued his policy and even the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of southeast area developing a navy for this expedition। उसने राजराजा का जो बेटा था जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम, उसने भी उसके पिता के जो निर्णय लिए गए थे और उसके पिता के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे उसी को ही फॉलो किया। उसके साथ साथ उसने अपने क्षेत्र का भी विस्तार किया। श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस तरह उसने अपने शासन को बहुत अधिक बढ़ा लिया था और उसने कई जो महाद्वीप है उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रह गए हैं, हमारे 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।